अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो है इस वीडियो के अंदर मैं जो है सेल का जो हमारा चैप्टर है फिजियोलॉजी का, चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा सेल एंड इट्स फंक्शन, इसके कंप्लीट टॉपिक जो फर्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, इसको डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक बहुत ज़्यादा मतलब कि 13 to 15 पेजेस का लेंदी एक चैप्टर है ये। इसके अंदर जो है हम लोग सेल और इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है। तो सेल जो है, ये सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, ये तो हम बचपन से डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं, मगर अगर हम लोग सेल की स्टडी करें, सेल के बारे में जानें, तो उसको सेल बायोलॉजी कहते हैं या साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है 100 ट्रिलियन सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो कि हमारे स्ट्रक्चरल और फंक्शंस को जो है मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 100 ट्रिलियन ह्यूमन बीइंग के अंदर सेल हैं, जो कि हमारे बिल्डिंग ब्लॉक बना रहे हैं और प्रोवाइड कर रहे हैं स्ट्रक्चर और बॉडी टिश्यूज़ को और उसके ऑर्गन्स को, और जो है इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और कन्वर्ट कर रहे हैं इनको एनर्जी के अंदर। ये जो है एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन इसके अंदर परफॉर्म हो रहा है। सेल जो है वो कंटेंट कर रहा है बॉडी ही का जितना भी जो है हेरिडिटी कोड है उसको, और कंट्रोल कर रहा है उसके सब्सटेंसेस को, और सिंथेसाइज कर रहा है बाय सेल। ठीक है, और जो है इसको हम लोग अंडरस्टैंड करें, इसके फंक्शंस के, इसके ऑर्गन के, इसके स्ट्रक्चर को, इसके बॉडी के अंदर, तो ये जो है एसेंशियल है फर्स्ट अंडरस्टैंड। और बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के लिए, इसके फंक्शंस के लिए एक जो है जो मेन कंपोनेंट है। सबसे पहले आज जो है हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल को पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल को जो है हम लोग पढ़ेंगे, तो इसके अंदर जो है सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए यहाँ पर अगर हम लोग के पास है ना, एक जो है सिंपल सी मैं आप लोगों को रफली डायग्राम बना के दिखाती हूँ कि जो हमारा सेल है उसके अंदर बेसिकली होता क्या क्या है। तो यहाँ पर जो है इन लोगों ने भी एक जो है डायग्राम या फिगर दी हुई है, उसको भी हम लोग देखेंगे, मगर पहले हम लोग एक अपनी बेसिक सी डायग्राम देख लेते हैं। ये आप लोग कंसीडर करें जैसे हमारे पास सेल है, और इसकी जो बाहर की जो लेयर है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको बाहर की लेयर को हम लोग कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, CM से रिप्रेजेंट कर रही हूँ इसको मैं। ठीक है, अगर हम लोग इसके अंदर चल जाएं तो यहाँ पर जो है बहुत सारा जो है फ्लूइड मौजूद है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इस फ्लूइड को हम लोग नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। देन हम लोग इसके और मज़ीद अंदर चल जाएं, इसके अंदर साथ साथ साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मौजूद है, यहाँ पर 70 to 85% जो है वो हमारे पास वाटर भी मौजूद है। ठीक है, अब अंदर हम चल जाएं तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होगा। न्यूक्लियस के अंदर अगर हम लोग जाएं, न्यूक्लियस को हम लोग कैरियन भी कहते हैं। इसके अंदर जो है एक नेटवर्क मौजूद होता है। अगर उस नेटवर्क को निकालें तो यहाँ पर उसको हम लोग बेसिकली नाम देते हैं क्रोमेटिक नेटवर्क। उसको अगर मज़ीद निकालें तो यहाँ पर हमारे पास क्रोमोसोम्स मौजूद होता है। क्रोमोसोम्स जो 46 होते हैं टोटल, जो कि 23 के पेयर के अंदर डिवाइड हुए होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्रोमोसोम्स के अंदर भी बेसिकली दो टाइप, एक तरह की प्रोटीन होती है, दूसरे में क्या होता है DNA। अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो उसको हम लोग नाम देते हैं हिस्टोन प्रोटीन का, जबकि अगर हम DNA की बात करें तो ये फंक्शनल यूनिट, या हम लोग इसको हेरिडिटी कोड वगैरह भी कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। अब आइए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के अंदर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दो हमारे पास मेजर पार्ट हैं, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, जिसमें एक न्यूक्लियस और दूसरा क्या है, साइटोप्लाज्म, जो कि सेपरेट हुए होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया ये हमारे पास सेल है, यहाँ पर जो है न्यूक्लियस मौजूद है। अब जो है, और यहाँ पर साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म था हमारे पास, और ये हमारे पास था न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है अंदर वाला, इसकी जो लेयर है, मतलब कि जो मेम्ब्रेन है, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इससे क्या है, ये कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म में ये
डिवाइड किससे हुआ है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डिवाइड हुआ है। जो साइटोप्लाज्म है वो जो है सेपरेट हो रहा है, इसके सराउंड जो फ्लूइड है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन के अलावा इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेल को बनाने में हमारे पास हेल्प करते हैं, और इलेक्टिवली इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है वो कंपोज हुआ होता है मेनली 5 बेसिक स्ट्रक्चर्स से। ये बेसिक स्ट्रक्चर्स आप लोगों को जो है याद रखने हैं, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो मेन कंपोनेंट है वो है मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट जो है वो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, वाटर, और सेकंड मोस्ट अबंडेंट जो है वो क्या आता है, प्रोटीन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर वाटर की। वाटर जो है आप लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो है 70 to 85% जो है वो वाटर मौजूद होता है। ये एक प्रिंसिपल फ्लूइड मीडियम होता है सेल के अंदर, वाटर जो कि प्रेजेंट होता है तमाम सेल्स के अंदर, सिर्फ फैट सेल के अंदर ये जो है मौजूद नहीं होता। ये क्यों नहीं मौजूद होता ये मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी, और ये फैट सेल के अंदर किस लिए मौजूद नहीं होता, और इसकी कंसंट्रेशन जो है मैंने आप लोगों को बताई 70 to 85% होती है। बहुत सारे सेल के अंदर जो जितने भी केमिकल्स डिज़ोल्व हो रहे होते हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, वो वाटर की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। और जो अदर सस्पेंड कर रहे होते हैं वाटर के अंदर वो एज अ सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो सस्पेंड कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो केमिकल रिएक्शन है वो यहाँ पर हो रहा होता है और डिज़ोल्व कर रहे होते हैं केमिकल्स को, और जो सरफेसेस हैं इसकी सस्पेंड कर रहा होता है इसके पार्टिकल्स ऑफ मेम्ब्रेन को, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने बात की वाटर की। अब हम लोग बात करने लगे हैं आयंस की। आयंस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आयंस के अंदर, आयंस बेसिकली करता क्या है, आयंस जो है हमारे एटीपी को यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आयंस की, तो आयंस जो है इसके अंदर जो है इम्पोर्टेंट आयंस जो हमारे सेल के अंदर आ जाते हैं वो यहाँ पर पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट और बाइकार्बोनेट आ जाता है। यहाँ पर देखिए ये नहीं है कि सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम मौजूद नहीं होता, यहाँ पर मौजूद होता है, मगर उसकी जो है क्वांटिटी है वो जो लेस होती है, जबकि पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट जो है वो ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, ठीक है। इतनी मतलब कि इससे पूरे उसके अंदर इतनी ज़्यादा चैप्टर के अंदर डिटेल्स नहीं दी गई। इसकी अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा और डिटेल के अंदर पढ़ना है तो वो हम लोग चैप्टर 4 के अंदर पढ़ लेंगे। इसके अलावा जो इसके इंटर रिलेशन है बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स को, उसको भी हम लोग आगे चैप्टर 4 के अंदर डिस्कस करेंगे। आयंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल, जो सेलुलर रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको जो है बेसिकली प्रोवाइड कर रहे होते हैं नेसेसरी ऑपरेशन फॉर सम सेलुलर कंट्रोल मैकेनिज्म्स को। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो आयंस है वो एक्ट कर रहा होता है एट सेल मेम्ब्रेन, जो कि रिक्वायर की होती है उसकी ट्रांसमिशन के लिए या इलेक्ट्रॉन केमिकल इम्पल्सिस के लिए नर्व के अंदर और मसल्स फाइबर्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं सेकंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन की बात करूँ, सब्सटेंस की बात करूँ, तो वो क्या आता है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट जो है सब्सटेंस हमारे पास प्रोटीन आ जाता है। प्रोटीन नॉर्मली जो है वो हमारे बॉडी के अंदर बॉडी सेल्स के अंदर 10 to 20% होता है, ठीक है, इसका मास। इसके अलावा जो प्रोटीन है ये डिवाइडेड होती है दो तरह के टाइप्स के अंदर, एक स्ट्रक्चरल एंड दूसरा जो है वो फंक्शनल है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चरल प्रोटीन की, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के अंदर क्या आ जाता है, सबसे पहले ये प्रेजेंट होता है मेनली इन द लॉन्ग फिलामेंट, और पॉलीमर्स जो होते हैं वो उसके इंडिविजुअल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं। ये क्या कर रहा होता है, ये जो है यहाँ पर जो है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं साइटोस्केलेटन पूरे हमारे सेल ऑर्गेनल्स को, जिसे हम लोग एज अ सिलिया कंसिडर करते हैं। और इसके अलावा नर्व एक्सोन्स, माइटोटिक स्पिंडल यहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि माइटोसिस के अंदर हेल्प करते हैं, और टैंगलेंट मास होता है जो कि थिन फिलामेंट ट्यूब्यूल्स का होता है, ठीक है। ये जो है
ये होल्ड कर रहा होता है पार्ट्स को, कौन से पार्ट्स को, यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है उसको होल्ड कर रहा होता है। इसके अलावा सेकेंडली ये होल्ड कर रहा होता है जो हमारा न्यूक्लियर प्लाज्म है उसको एक साथ, ठीक है। ये इनके कंपार्टमेंट्स के अंदर होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फिब्रिल प्रोटीन की, फिब्रिल प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन का एक पार्ट है। ये जो है वो फाउंड होता है आउटसाइड द सेल, ठीक है। ये जो है स्पेशली इन कोलेजन के अंदर होते हैं, इलास्टिन फाइबर्स के अंदर होते हैं। ये फंक्शनल प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन होती है जो कि कंपोज होती है कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू मॉलिक्यूल, जैसे कि ट्यूबुलर ग्लोबुलर प्रोटीन। यहाँ पर जो मेनली जो है वो वर्क कर रहा होता है वो एंजाइम से है जो कि सेल के अंदर वर्क कर रहा होता है। ये क्या करता है, जो जितने भी केमिकल फंक्शंस हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर उनको क्या करता है, रेगुलेट करवाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है कि जो अदर सब्सटेंस होते हैं सेल फ्लूइड के अंदर, एंजाइम्स जो है वो इनको डायरेक्ट कनेक्ट करवा रहा होता है इनसे। और जो कैटलाइज स्पेसिफिक जो इंट्रासेलुलर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मिसाल के तौर पर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके अंदर स्प्लिट करवाता है ग्लूकोज को इनटू कंपाउंड पार्ट्स, जैसे कि कंबाइन करवा रहा होता है इसको ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर के साथ। और जो साइमल्टेनियसली ये प्रोवाइड कर रहा होता है एनर्जी फॉर सेलुलर फंक्शंस और जितने भी कैटलाइज, जितनी भी प्रोटीन इसकी सीरीज होती है एंजाइम्स की, उनको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो लिपिड्स की बात आती है। लिपिड्स की जितनी भी मतलब कि ये ग्रुप टुगेदर करवा रहा होता है, बिकॉज जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको जोड़ रहा होता है। क्या करवा रहा होता है, इनके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी होती है कि ये सोल्यूबल होते हैं इन फैट सॉल्वेंट। स्पेशली इम्पोर्टेंट लिपिड्स की अगर हम बात करें तो वो क्या उसमें आता है फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा था कि जो वाटर है वो जो है दूसरे जो सब्सटेंसेस है उस यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन की लेयर, उसके अंदर जो है यहाँ पर क्या मौजूद होता है, फॉस्फोलिपिड्स, और जो है इसके अलावा क्या मौजूद होता है, कोलेस्ट्रॉल। अब अगर हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है अगर वो बार बार जो है वो सेल के अंदर आता रहे और जो है थोड़ा बहुत बाहर आता जाता रहे, पानी बार बार आता जाए, तो सेल स्वेल कर जाए और जो है वो ब्रस्ट हो जाए। इसके अलावा इसके मतलब कि इसको कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो है एक मैकेनिज़्म रखा है। इसमें क्या होता है कि जो फॉस्फोलिपिड्स और जो कोलेस्ट्रॉल होती है वो यहाँ पर हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती है, जो कि वाटर को इजीली पास होने नहीं देती, जिसकी वजह से जो है वो वाटर जो है उसका बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है बॉडी के अंदर। ये अबाउट 2% होता है टोटल जो है सेल मास के। इसके अलावा इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा इसे यूज़ करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन के बैरियर्स के तौर पर काम करता है, मैंने आप लोगों को बताया। इसके अलावा डिफरेंट सेल कंपार्टमेंट्स के अंदर भी ये वर्क करता है। इस डायग्राम को आप लोग देखें, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक रफ डायग्राम में बताया था कि ये हमारे पास सेल मौजूद है जिसके अंदर जो सबसे आउटर लेयर है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन का नाम दे रहे हैं। फिर इसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद है उसे हम लोग साइटोप्लाज्म का नाम दे रहे हैं। फिर इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस जो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर एक मेम्ब्रेन मौजूद है जो कि हमारी क्या है, उसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम ले रहे हैं। अगर सेल की मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इसके अलावा उसके अंदर भी हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पर और इसके अंदर जो है न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। इसके अंदर जितना भी क्रोमेटिन नेटवर्क या पूरा जो भी हमारा डीएनए, आरएनए, हेरिडिटी मटेरियल, वो तमाम चीज़ें जो हैं इनके अंदर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ी सी मज़ीद बात करें फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की, तो जो है ये लार्ज हमारे पास क्वांटिटीज़ के अंदर होता है, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड एक न्यूट्रल फैट है। इसके अगर बरक्स हम लोग बात करें फैट सेल्स की, जो ट्राइग्लिसराइड्स है उसका जो अकाउंट होता है वो 95% होता है सेल मास के अंदर।
और फैट को जो है वो स्टोर कर रहा होता है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है बॉडी ही का जितना भी स्टोर हाउस होता है एनर्जी का उसको, और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा होता है और यूज़ करवा रहा होता है और प्रोवाइड करवा रहा होता है एनर्जी फॉर बॉडी, जितनी भी बॉडी को नीड होती है उस हिसाब से वो जो है उसको एनर्जी देता रहता है। अगर मैं बात करूँ लास्ट हमारे जो है सब्सटेंस की, जो कि कार्बोहाइड्रेट है। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ तो ये जो है एक लिटिल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल सेल के अंदर जो है सब्सटेंस मौजूद है, जो कि एक्सेप्ट करता है कौन से पार्ट्स को, ग्लाइकोप्रोटीन को, उसके मॉलिक्यूल्स को, और मेजर रोल प्ले करता है इन दी न्यूट्रिशन। ठीक है, बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करवा रहा होता है? कार्बोहाइड्रेट, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी एटीपी जो है हासिल कर रही है वो किससे हासिल कर रही है? वो कार्बोहाइड्रेट के ज़रिए हासिल कर रही है। तो यहाँ पर जो है ये लार्ज स्टोर कार्बोहाइड्रेट हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद है। ये जो ह्यूमन सेल के अंदर जो है मेंटेन नहीं रख पाता, बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाता कार्बोहाइड्रेट को, जो कि एवरेज जो अगर मैं बात करूँ तो 1% होता है टोटल मास जितना भी बॉडी का सेल का होता है उसके, और इंक्रीज़ करवा रहा होता है मच जो 3% इन मसल सेल्स के अंदर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 6% जो है वो हमारे लिवर सेल के अंदर मौजूद होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट जो है फॉर्म करवा रहा होता है, डिज़ोल्व करवा रहा होता है ग्लूकोज को, प्रेजेंट हो रहा होता है जो कि प्रेजेंट होता है उसके सराउंड के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, जो कि अवेलेबल होता है सेल के अंदर। अगर इसकी छोटी मतलब कि स्मॉल अमाउंट की बात करूँ कार्बोहाइड्रेट की, तो वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर जो वो है स्टोर हो रही होती है, जो कि इनसॉल्युबल पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, जो कि डीपोलराइज होता है, और हम लोग बाद में इसको रैपिडली यूज़ कर सकते हैं। जब भी बॉडी को एनर्जी की नीड हो तब हम लोग इसको फ़ौरन से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ जो है ये क्या होता है, ये सोल्यूबल नहीं होता लिपिड्स के अंदर, और प्रोटीन जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो पेनिट्रेट कर रहे होते हैं उसकी मेम्ब्रेन को, और प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्पेशलाइज्ड पाथवे, जैसे कि एक जो है ऑर्गेनाइज्ड पाथवे है जिसको एक्चुअल पोर्ट्स भी कहते हैं। इसके अलावा पैसेज ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस इसके जो मेम्ब्रेन के थ्रू जो जा रहा होता है वो, इसके अलावा जो अदर मेम्ब्रेन्स हैं उसकी प्रोटीन्स और एंजाइम्स, और जो कि कैटलाइज कर रहा होता है उसकी मल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शन को, और जो है इसको हम लोगों ने इस तमाम उसके अंदर जितना भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल था उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करूँगी। यहाँ पर मैंने जो है इसके तमाम साइटोप्लाज्म के तमाम सब्सटेंसेस को डिस्कस किया आज की इस वीडियो में। इसके अलावा एक एडिशनल बात मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि अगर हमारे पास जो है वो Na जो है वो कम होगा और पोटेशियम जो है अगर हमारे पास ज़्यादा होगा, तो हम इसको क्या कहते हैं, इस पूरे मतलब के एक्शन पोटेंशियल को इसका एक फेज़ होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। अगर मैं इसका उलट कर दूं कि मैं यहाँ पर सोडियम की मिकदार जो है वो ज़्यादा कर दूं और पोटेशियम की मिकदार जो है वो कम कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये रीपोलराइजेशन हो जाएगा, यानी एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। ये क्या हो गया, डीपोलराइजेशन, और ये क्या हो गया, रीपोलराइजेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।